हेलो बच्चा लोग। आज हम लोग जा रहे हैं एक नया चैप्टर पढ़ने केमिस्ट्री में और इसका नाम है मोल कंसेप्ट। ये आपका चैप्टर नंबर 5 है बुक के हिसाब से। और मैं अगर इस चैप्टर के बारे में आपसे कुछ बोलना चाहूँ तो हर साल बोर्ड्स में इस चैप्टर से आपका 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है और ये बहुत आसान भी है। यहाँ पे बस आपको बेसिक मैथमेटिक्स यूज करने होते हैं। यूनिटी मेथड जो आप जानते हो ना कि अगर 10 कलम का दाम 20 रुपया है तो 5 कलम का दाम कितना होगा, बस आपको इस तरह के ही क्वेश्चन इस चैप्टर में आते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन ही बहुत ही आसान होते हैं, मैं सबको अच्छे से आपको बताऊंगा भी। तो बिना टाइम हम लोग वेस्ट किए चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखो तो सबसे पहले हमने लिखा है इस चैप्टर का जो पहला इंपॉर्टेंट नोट्स वो आपका हमने लिखा है गैस लॉ। और सबने क्लास 9 में गैस लॉ अच्छे से पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं बस इसको यहाँ पे एक बार उसको बस याद दिला देता हूँ। मैं इसमें अब डिटेल्स में नहीं जाऊँगा गैस लॉ में, ठीक है। तो गैस लॉ में होता क्या है आपका, देखो तो मैंने सबसे पहले लिखा है पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, जो कि आपका होता था बॉयल्स लॉ। इसको हमने माना है इक्वेशन 1। और सेकेंड आपका क्या होता था कि वी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और उसका नाम था आपका चार्ल्स लॉ। और जब हमने इन दोनों को कंबाइन किया था तो वहां से आया था पी वी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसको हम लोग बोलते थे गैस इक्वेशन। यही था ना, ये आपका इसको हम लोग बोलते थे गैस इक्वेशन। ये गैस इक्वेशन आप लोग याद रखना, क्योंकि इस चैप्टर में हमको आगे जो टॉपिक पढ़ने हैं ना, उस टॉपिक से जब क्वेश्चन वाला सेट करने वाला जब एडवांस क्वेश्चन सेट करता है तो वहां पे आपको गैस लॉ का यूज आता है, ठीक है ना। तो बस इसका क्वेश्चन में यूज आने वाला है, इसलिए मैंने आपको इसको यहाँ पे बता दिया, आप लोग याद रख लेना। इसके बाद चलिए और हम लोग कुछ इसमें चर्चा करते हैं आगे। तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ और बातें लिख रखी है, और उस बात में सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है एसटीपी। सबने नाम सुना है ना एसटीपी का। एसटीपी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और इसका मतलब क्या होगा, जब भी आपको अगर एसटीपी मेंशन किया रहा है क्वेश्चन में, मतलब कि आपको मान लेना है कि वहां का प्रेशर है 1 एटीएम, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर आप उसको मान सकते हो 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ये आपका हुआ 1 एटीएम प्रेशर के इक्वल ये आपका होता है। और नेक्स्ट जो आपको मानना है टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। ये आपका एसटीपी होता है। तो जब भी आपको अगर एसटीपी मेंशन है तो आप ये एज्यूम कर लेना। अच्छा, एक बात हमने और यहाँ पे लिखा है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये आपका होता है 0 केल्विन और वो होता है इन डिग्री सेल्सियस, वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद देखो तो मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा है रिलेटिव एटॉमिक मास। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में RAM भी लिखते हैं। ये आपका एक फंडा है कि किसी भी एलिमेंट को उसका मास मेजर करने का, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास मेजर करने का ये एक फंडा है। अब देखिए होता क्या है ना कि इन रियल लाइफ जो भी आपके एलिमेंट होते हैं उनका आप अगर एक एटम का बात करो या 2 एटम का बात करो तो वो बहुत ही लाइट होते हैं, उनका मास बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो इसका मतलब कि उनको हम लोग का जो नॉर्मल होता है वेइंग मशीन, उससे उनका मास फाइंड करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो साइंटिस्ट ने एक और तरीका खोजा। उस तरीके में ना साइंटिस्ट ने एक रेफरेंस लाइन माना और उस रेफरेंस लाइन से बाकी सब जो भी एलिमेंट थे उनका मास उन्होंने कंपेयर करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। और इस आप और ये जो आपका मेथड है जहाँ पे हम लोग किसी भी एलिमेंट का मास कंपेयर करेंगे ना, तो उसमें हमने रेफरेंस माना है कार्बन 12 एटम को। देखिए कार्बन के बहुत सारे होते हैं आइसोटेप, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 भी। उसमें हमने चुना कार्बन 12 एटम को और फिर उसके रेस्पेक्ट में हमने बाकी सारे एटम का मास कंपेयर किया। तो इसका डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगा, मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैंने सिर्फ यहाँ पे लिख दिया फार्मूला आपके लिए। तो देखो वो है कि मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाई 1/12 टाइम्स मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, और ये जो भी वैल्यू आएगा वो आपका एक एटम का हो जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका रिलेटिव एटॉमिक मास है इसको हम लोग करते हैं मेजर्ड इन AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। अगर आपको क्वेश्चन में मास का कोई भी यूनिट मेंशन नहीं किया रहे तो आप लोग मान लेना कि वो आपको AMU में ही दिया हुआ है,
ठीक है ना। अब जैसे सबको ये पता होगा ना कि जहां भी हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन एटम का, तो हम लोग मानते हैं कि उसका मास 16 होता है, सब लोग ऐसे मानते हैं ना। वो 16 का मतलब क्या हुआ, 16 AMU क्या हुआ उसका मतलब, उसका मतलब हुआ 16 AMU। और वो हमने कैसे फाइंड किया है, वो जो अभी हमने तरीका सीखा ना, ये फॉर्मूला वाला, वैसे ही उसको फाइंड करके उसका मास आपको 16 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज RAM ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो आपका हो जाएगा 16। सिमिलरली आपसे अगर पूछा जाए कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, तो आपका होता है 32। ओके, अब देखिए तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेटिव मोलिकुलर मास। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं RMM। तो सिंपल सा वही है, बस चेंज ये है कि जो आपका फर्स्ट केस में था मास ऑफ वन एटम, तो यहाँ पे हो जाएगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ये भी आपका होता है मेजर इन AMU ही, मतलब कि अगर किसी मॉलिक्यूल के RMM के साथ कोई यूनिट मेंशन नहीं किया है, तो आप मान लेना कि वो हमको AMU में दिया है, ठीक है ना। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल कि रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज 18 AMU एंड रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज 32। ये हमने कैसे फाइंड किया कि आपको समझ में आ रहा है क्या? देखो जैसे मान लो कि अगर हमको फाइंड करना हो वाटर का RMM, वाटर का हमको फाइंड करना हो RMM, तो इसमें क्या है, देखो तो इसमें दो है हाइड्रोजन एटम ना, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 टाइम्स मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, और वो कितना होता है, वो होता है आपका 1 AMU, प्लस इसमें एक था ऑक्सीजन एटम, तो उसका होता है कितना 16 AMU, तो मैंने इसको ऐड कर दिया तो आपको मिल गया 18 AMU, ठीक है ना। तो हम ऐसे फाइंड करते हैं। सिमिलरली आपका नेक्स्ट है फॉर ऑक्सीजन, तो इसमें होते हैं दो एटम ऑफ ऑक्सीजन, इन ऑक्सीजन गैस आपके दो होते हैं एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो उनका हो जाएगा 16 + 16 तो 32, ठीक है ना। चलिए इस पे हम लोग एक दो करते हैं एग्जाम्पल, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो तो सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पे कैलकुलेट RMM ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, ये आपका होता है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, ठीक है ना, उसमें वाटर होता है, तो हमको इसका फाइंड करना है RMM। ओके सर, हमको फाइंड करना है RMM। अब ध्यान से देखिए कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है, पहले आप ये चेक कर लेना कि ये जो भी मेरा मॉलिक्यूल है उसमें कौन कौन से एटम हैं। तो मैंने कहा था इसमें कॉपर है, इसमें और क्या है बोलो, इसमें आपका सल्फर है, इसमें आपका हाइड्रोजन है, और इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो तो इसमें कितना, कॉपर का है ओनली 1 एटम, है ना। सल्फर का भी कितना है, सल्फर का भी ओनली 1 है, और जो आपका हाइड्रोजन का कितना है, उसका देखो तो 10 है, कितना है इसका, इसका 10 है, क्योंकि आपको यहाँ दिया है 5H2O, तो एक में आप एक क्वार्टर में होता है 2 क्या हाइड्रोजन, तो आपका 5 हो जाएगा 10। और नेक्स्ट आपका क्या है, देखो नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन, तो 5 वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम 5, और प्लस आपका कॉपर सल्फेट में एक में 4 था, तो आपका हो जाएगा टोटल 9 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में सारे एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास दिया रहेगा, ये हमको क्वेश्चन में सबका दिया हुआ है RAM सारे एटम्स का, ठीक है, सबको यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है लेफ्ट साइड में। चलिए अब हम लोग फाइंड करते हैं RMM ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, कॉपर सल्फेट इसका क्रिस्टल, तो बोलो क्या आएगा। देखो तो कॉपर का था 1 एटम, तो उसका हो जाएगा 63.5, हम लिख दिया, प्लस आपका एक था सल्फर, तो उसका हो गया 32, डस्ट था आपका क्या हाइड्रोजन, तो आप लिख दो 10 × 1, एंड प्लस क्या था ऑक्सीजन आपका था 9 ना, तो 9 × 16। अब इन सबको आप ऐड कर दो, फिर आपका आंसर मिल जाएगा। आप जब इन सबको आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 249.5 AMU, तो वो आपका हो जाएगा RMM ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, ठीक है, सबको याद रहेगा ना। अब चलिए आप लोग खुद से क्वेश्चन नंबर 2 करो प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फाइंड करना है RMM ऑफ अमोनियम सल्फेट, क्या है आपको फाइंड करना है अमोनियम सल्फेट का, तो जल्दी आप लोग खुद से करो प्रैक्टिस, फिर आंसर चेक करना। सबने सॉल्व किया ना, चलो अब अपना आंसर चेक करो। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या कि हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से एटम है, तो इसमें क्या है, इसमें है नाइट्रोजन, इसमें आपका है ऑक्सीजन, इसमें है आपका हाइड्रोजन, और इसमें है सल्फर, ठीक है, ये 4 एटम इसमें है। अब देखते हैं कि कौन से एटम में कितना नंबर है। ध्यान से देखो तो इसमें 2 ठो है नाइट्रोजन एटम, और 4 ठो है आपका ऑक्सीजन, और H कितना है बोलो, H आपका हो जाएगा 8, और सल्फर भी कितना है, सल्फर आपका 1 है, ठीक है। अब
अपने को करना क्या है, हमको फाइंड करना था इसका RMM। तो मैंने फाइंड किया, तो 2 एटम थे किसके, बोलिए 2 एटम थे नाइट्रोजन के, तो 2 इंटू 14 प्लस 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन तो 4 इंटू 16 प्लस 8 एटम ऑफ हाइड्रोजन तो 8 इंटू 1 प्लस सल्फर का 1 तो 1 इंटू 32। आप जब इन सबको ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 132 AMU। कितना आएगा, 132 AMU। ये आपका हो गया RMM ऑफ अमोनियम सल्फेट। सबको याद हो गया ना कैसे हम लोग इसका फाइंड करते हैं। जल्दी से आप लोग इसको कॉपी करो, फिर हम लोग इसमें और आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट अपना टॉपिक है ग्राम एटॉमिक मास। इस पे आप लोग देना स्टार मार्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्राम एटॉमिक मास में कोई लफड़ा नहीं है, बस आप लोग को करना क्या है ना कि रिलेटिव एटॉमिक मास में यूनिट ग्राम ऐड कर देना है। क्या करना है, रिलेटिव एटॉमिक मास में यूनिट ग्राम ऐड कर देना है। अगर रिलेटिव एटॉमिक मास में आपका यूनिट रहेगा AMU तो वो आपका हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास, और वो देता है मास ऑफ 1 एटम। लेकिन जैसे ही आपने उसमें ग्राम ऐड किया है, अब वो मास किसी और कुछ और नंबर ऑफ एटम्स का देता है। वो कितने का देता है वो हम लोग आगे सीखेंगे। फिलहाल आप ये जान लो कि जब भी आपको क्या फाइंड करना हो ग्राम एटॉमिक मास, तो करना क्या आपकी RAM में आपको ग्राम ऐड कर देना है। बस वही हमने यहाँ पे लिखा भी है। देखो फॉर एग्जांपल कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज कितना 16 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हमने लिखा है सल्फर इज 32 ग्राम। समझ में आया ना, कोई लफड़ा नहीं है, बस आपको ग्राम बोलिए रिलेटिव एटॉमिक मास में ग्राम ऐड कर देना है। AMU हटाना है, ग्राम ऐड कर देना है। ये क्या दे रहा है वो मैं अभी आपको जस्ट बताऊंगा, पहले आप ये अभी ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट हमने लिखा है सिमिलरली, अगर आपको लिखना हो ग्राम मोलिकुलर मास तो फिर से करना क्या है कि रिलेटिव मोलिकुलर मास में यूनिट ग्राम ऐड कर देना है। सेम चीज, तो इसका मतलब क्या कि ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ वाटर मोलिक्यूल इज 18 ग्राम, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ मीथेन मोलिक्यूल इज 16 ग्राम, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 2 ग्राम। सबको याद रहेगा ना। अब देखते हैं कि ये ग्राम में ऐड करने से हमको क्या मिल रहा है। तो देखो हमने लिखा कि ग्राम एटॉमिक मास gives the mass of 1 mole of atom। मास ऑफ, ये इंपॉर्टेंट कहानी है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। सिमिलरली ग्राम मोलिकुलर मास gives mass of 1 mole of molecules, mass of 1 moles of molecules। सर ये आपने क्या बोला, हमको कुछ समझ में नहीं आया। देखो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ। बिल्कुल अच्छी बात है। देखिए हमने क्या लिखा कि जैसे ही आपने ग्राम एटॉमिक मास में, या फिर ऐसे बोलो कि जैसे ही आपको ग्राम एटॉमिक मास दिख जाए, आप क्या मान लेना कि वो हमको दिया है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। अब 1 मोल में कितना नंबर होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। फिलहाल आप इसको ध्यान रखो। इसका मतलब क्या कि मैं आपसे बोलूं कि अगर मेरे को दिया है कि मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, या हमको दिया है 16 AMU, मतलब कि वो बोल रहा है 1 एटम का मास। हमको दिया है कि मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम, मतलब कि वो हमको बात कर रहा है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। सिमिलरली अगर हमसे ऐसा बोला जाए कि मास ऑफ वाटर इज 18 AMU, मतलब कि वो बोल रहा है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। हमसे अगर बोला जाए कि मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम, मतलब कि उस 18 ग्राम में वो हमको 1 मोल का मास दिया है। समझ में आया ना। तो अगर आपको मास दिया है किसमें, AMU में, तो आप जाना बात करने नंबर ऑफ एटम्स का। अगर आपको मास दिया रहा है ग्राम में, तो आप बात करना नंबर ऑफ मोल्स में। अब सवाल उठता है कि सर 1 मोल का मतलब क्या होता है। तो देखिए 1 मोल इज कॉल्ड इन नंबर, 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रोज नंबर, इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, और ये आपका होता है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपसे बोलूं अगर कि 16 AMU में
ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे, तो सिर्फ एक। क्या होंगे, सिर्फ होंगे एक एटम, क्योंकि वो मास है आपका रिलेटिव एटॉमिक मास। अब मैं आपसे पूछूं कि 16 ग्राम में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे, तो अब आपका आंसर होगा 1 मोल। क्या होगा आपका आंसर, 1 मोल। एंड 1 मोल मीन्स 6.02 इंटू 10⁻23, मतलब कि 16 mu 1 atom of oxygen in 16 ग्राम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, या फिर आप बोल सकते हो 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। क्या सबको मेरी बातें समझ में आई ना? सिमिलरली इन 18 mu, इन 18 बोलिए mu 1 molecule of water in 18 ग्राम वाटर 1 मोल मोलिक्यूल ऑफ वाटर, या आप बोल सकते हो 6.02 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ध्यान से देखिए, तो ये जो आपका 1 मोल है ना, ये जस्ट एक नंबर होता है। जैसे ये क्या होता है कि ये लार्ज नंबर को एक साथ करता है रिप्रेजेंट, क्योंकि आपका किसी भी सैंपल में नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत लार्ज होते हैं। दिस इज सिमिलर एज डजन। जैसे आप बोलते हो ना कि 1 दर्जन केला, तो आपके मन में क्या आता है कि 12 केला, यही ना, 12 केला। अब मान लो आपसे मैं बोलूं 1 दर्जन अंडा, तो फिर से आपके दिमाग में 12 अंडा ही आना चाहिए। तो जैसे ही आपका आ गया 1 दर्जन, मतलब कि वो बात कर रहा है नंबर ऑफ 12 का, यही ना, बोलो सब लोग। तो सेम चीज यहाँ होता है, जैसे मैं बात करूं 1 मोल का, तो वो बात करेगा या तो 1 मोल एटम का, या फिर 1 मोल मॉलिक्यूल्स का, या फिर 1 मोल केला का, या फिर 1 मोल अंडा का, 1 मोल हाथी का। आप किसका भी किसी का भी बात कर सकते हो, समझ में आया? तो मैं आपसे पूछूं कि 1 मोल अंडे में कितना अंडा होगा, तो 6.02 इंटू 10⁻23 अंडा। 1 मोल केला में कितना केला होगा, तो 6.02 इंटू 10⁻23 केला। 1 मोल एटम में कितने एटम, तो 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। 1 मोल मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स में कितने इलेक्ट्रॉन, 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। क्या मेरी बातें समझ में आई ना? तो ये जो आपका 1 मोल है वो जस्ट शो करता है नंबर, वो किसी के लिए भी आप लिख सकते हो। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे ही आपका मास दिया है ग्राम में, आप बात करना मोल का। जैसे ही मास दिया है आपका एमयू में, आप बात करना नंबर ऑफ एटम्स का। जल्दी से आप इसको कॉपी करो, फिर इसको हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अभी मैंने यहाँ नोट्स में कुछ कहानी लिखे हैं, ठीक है ना, ये आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने के समय यूजफुल होंगे। चलिए मैं इसको एक बार रीड करता हूँ। नंबर 1 में लिखा है मैंने कि इन क्वेश्चन समटाइम 1 ग्राम एटम्स इज मेंशन। तो जब भी आपको ऐसा दिखे कि 1 ग्राम एटम्स, मतलब कि वो बात कर रहा है 1 मोल एटम्स का, या मान लीजिए अगर कहीं रहे कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स, तो वो बात कर रहा है 1 मोल मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। तो 1 ग्राम का मतलब ये, 1 ग्राम एटम का मतलब 1 मोल एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब हुआ 1 मोल मॉलिक्यूल। याद रहेगा सबको? हाँ सर, बिल्कुल। चलिए अब देखते हैं हम लोग नोट्स नंबर 2। यहां हम लिखा है कि while comparing number of atoms find number of moles of different atoms and then compare। देखिए होता क्या है ना कि काफी समय आपको क्वेश्चन ऐसा आता है कि 16 ग्राम कोई एटम ए है और 20 ग्राम कोई एटम बी है। मान लीजिए कुछ ऐसा रहा कि 2 एटम है, एटम ए और दो आपके एलिमेंट है, एलिमेंट ए और एलिमेंट बी। बोला कि ये जो ए है उसका मास है 16 ग्राम और ये जो बी है उसका मास है 20 ग्राम, और पूछेगा कि इन दोनों में से किसका नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होगा, किसका नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होता है। अब बच्चे करते क्या है ना कि वो देखते हैं कि बी का मास ज्यादा है तो बी का नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा ज्यादा, लेकिन ऐसा करने से आपका हो जाएगा गलती, ठीक है ना। ऐसा आप लोग कभी मत करना, मास देख के कभी भी नंबर ऑफ एटम्स कंपेयर मत करना, समझ में आया ना। पहले आप फाइंड करना नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि हो सकता है कि ये जो आपका एटम ए हो ना, उसका जो एक एटम का मास क्या हो, काफी कम हो, तो 16 ग्राम में उसका नंबर ऑफ एटम्स उस बी के 20 ग्राम से भी ज्यादा हो सकता है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है ना? देखो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि 2 रूम है ए और बी, रूम ए छोटा है और रूम बी बड़ा है, लेकिन रूम ए में मैंने बैठाया है चींटी को और रूम बी में मैंने बैठाया है हाथी को। तो अब बताओ कि किसमें ज्यादा नंबर ऑफ, आपका क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ लाइफ्स होंगे, मतलब वही चींटी या हाथी। तो आप क्या बोलोगे कि जो रूम छोटा है उसमें नंबर ऑफ चींटी क्या होगा, हो जाएगा ज्यादा,
तो भले ही रूम ए छोटा था लेकिन फिर भी उसमें नंबर ऑफ चीटी क्या थे, था ना, मोर देन नंबर ऑफ हाथी इन रूम बी। क्यों? क्योंकि चीटी का साइज कम होता है। वैसे ही आप कभी भी मास देख के नंबर ऑफ एटम्स कंपेयर मत करना। जब भी आपको नंबर ऑफ एटम्स कंपेयर करने हो तो आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेना। अब सवाल उठता है कि सर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है कि मास गिवन इन ग्राम, जिस भी एटम का या जिस भी मॉलिक्यूल का आपको नंबर ऑफ एटम या सॉरी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना हो तो उनका मास आप लेना ग्राम में, जो मास आपको दिया हुआ है, और उसको कर देना डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास या फिर बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मतलब कि अगर तुमको फाइंड करना हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स तो नीचे लेना ग्राम एटॉमिक मास, अगर तुमको फाइंड करना हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स तो नीचे लेना ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और जिनका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा उनका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स होंगे ज्यादा। समझ में आया ना? और तुमको अगर एग्जैक्ट नंबर फाइंड करना हो तो नंबर ऑफ मोल्स में तुम 6.02 इंटू 10⁻23 से कर देना मल्टीप्लाई। समझ में आया ना? हाँ, चलो तो ये हमने लिए हैं कुछ बहुत ही आसान आसान एग्जाम्पल, सब लोग इसको ध्यान से देखना। नंबर 1 क्वेश्चन है कि आपके पास 2 ग्राम है हाइड्रोजन गैस का और 16 ग्राम है ऑक्सीजन गैस का, ठीक है। एंड दिया है कि 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस में आपका X मॉलिक्यूल्स है और 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस में आपका Y मॉलिक्यूल्स है। आपको बताना है रिलेशन बिटवीन X एंड Y। इसका मतलब ये हुआ कि X है, X इज मोर देन Y, या फिर x इज लेस देन y, या फिर x इज इक्वल टू y। आपको उसमें से कौन सा सही है वही आपको बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हमको करना क्या है, यहाँ पे हमको कंपेयर करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और हमने आपको नोट्स नंबर 1 में ही नहीं, नोट्स नंबर 2 था ना, वहां हमने क्या बोला था कि जब भी आपको नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंपेयर करना हो तो आप करना क्या कि पहले फाइंड करना नंबर ऑफ मोल्स, और जिसका नंबर ऑफ मोल्स होगा ज्यादा उसका नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा ज्यादा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले फाइंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो बोलो क्या होगा कि बोलो यही ना, उसका हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, नहीं सॉरी मास गिवन इन ग्राम बाई ग्राम मोलिकुलर मास, यही ना, बाई ग्राम मोलिकुलर मास। वेरी गुड। अब देखो कि हमको कितना मास दिया है, हमको दिया है कि मास ऑफ H2 इज 2 ग्राम, तो हमने लिया है 2 ग्राम बाई व्हाट इज ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन, वो भी आपका 2 ग्राम ही होता है। कैसे किया मैंने, क्योंकि देखो कि आपका ये जो H2 मॉलिक्यूल है तो इसमें कितना, इसमें 2 है हाइड्रोजन ना, तो इसका हो जाएगा 2 into 1 ग्राम, तो 2 ग्राम इज द ग्राम मोलिकुलर मास। तो देखो यहाँ से क्या है, यहाँ से आ गया 1, मतलब कि आपका 2 ग्राम ऑफ H2 में नंबर ऑफ मोल्स कितना आने वाला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इज 1। अब हम लोग फाइंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस इन आपका कितना, इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने लिखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, तो बोलो क्या होगा, वही ना मास गिवन इन ग्राम, तो कितना दिया है 16 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो कितना हो जाएगा, देखो तो आपका होता है 32 ग्राम ना, तो यहाँ से आपका आ जाएगा हाफ मोल। कितना हो जाएगा, हाफ मोल, मतलब कि 2 ग्राम आपका H2 में 1 मोल होने वाला है मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस में आपका होने वाला है हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, यही ना। तो ध्यान देखो, तो इसमें किसका नंबर ऑफ मोल्स है ज्यादा, बोलो किसका है, H2 का ना। मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज मोर देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो आपका सही होगा X इज मोर देन Y, X इज मोर देन Y। और आप ये भी कह सकते हो कि X इज 2 टाइम्स ऑफ Y, X इज 2 टाइम्स ऑफ Y, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इज ट्वाइस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
ऑक्सीजन गैस, यही ना। तो ये हमारा आ गया, बोलिए रिलेशन। अब मान लो कि तुमसे पूछता एग्जैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो आपसे अगर पूछता कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ, बोलो H2, तो क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स और इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 ना, मतलब ये आपका होता है 1 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, तो आंसर आता 6.02 इंटू 10⁻23। अब मान लो आपसे पूछता कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ किसका, ऑक्सीजन गैस, तब कितना होता, देखो तो आपका था हाफ मोल ना, तो हाफ इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, ये आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आते हैं। समझ में आया ना। तो ये हमने फाइंड कर लिया एग्जैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। देखो इसमें अगर क्वेश्चन सेट करने वाला थोड़ा सा और खुश होता तो वो क्या पूछता, वो आपसे पूछता नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। देखो ये हमने जो फाइंड किया है, ये हमने फाइंड किया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपसे पूछता नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तब हम लोग करते क्या, तब हम लोग फाइंड करते हैं कि हाइड्रोजन गैस के एक मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन एटम है। तो सबको क्या दिख रहा है, ये इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि एक मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होता। सिमिलरली हाफ मोल ऑक्सीजन में आपका हाफ इंटू 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होता। समझ में आया ना। तो जब भी आपको नंबर ऑफ एटम्स पूछे और आपको दिया रहे गैस के बारे में, तो आप गैस का पहले फाइंड करना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और उसमें एक मॉलिक्यूल में कितने एटम थे उससे उनको मल्टीप्लाई कर देना। इसको जल्दी से कॉपी करो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन 64 ग्राम ऑक्सीजन। आपसे पूछा है नंबर ऑफ एटम्स, तो सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, सबसे पहले आप फाइंड कर लो नंबर ऑफ मोल्स। तो बोलो क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स, मास गिवन इन ग्राम, कितना दिया है 64 ग्राम, डिवाइडेड बाई ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, कितना होता है, नहीं ना 16 ग्राम। तो बोलो कितना आएगा, देखो ये आपका आ जाएगा 4 मोल, कितना आ गया 4 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज 4 मोल्स। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे बोलिए, नंबर ऑफ, है ना 4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, इनको आप सॉल्व कर लेना, आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ एटम्स, पक्का। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन इन 8 ग्राम ऑफ मीथेन। आपसे पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो फिर से वही कहानी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए पहले हमको फाइंड करना होगा, ना नंबर ऑफ मोल्स, पहले हमको फाइंड करना होगा नंबर ऑफ मोल्स, और इसमें हम लोग 6.02 इंटू 10⁻23 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो चलो सबसे पहले फाइंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मोल्स। कैसे फाइंड करते हैं कि गिवन मास इन ग्राम, तो कितना दिया है देखो 8 ग्राम, बाई ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ मीथेन, वो कितना होता है, वो आपका होता है 16 ग्राम। तो ये आपका आ जाएगा हाफ मोल, कितना आ जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन इन 8 ग्राम इज हाफ मोल। तो अब यहाँ से फाइंड कर लो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, तो बोलो कितना होगा, हाफ इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, यहाँ से आपका आ जाएगा 3.01 इंटू 10⁻23, मतलब कि 8 ग्राम मीथेन में, 8 ग्राम मीथेन में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन आने वाले हैं, कितना 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब देखो मान लो कि आपसे अगर पूछता है इसी में कि फाइंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, फाइंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। देखो तो हमने क्या फाइंड कर लिया है, हमने फाइंड कर लिया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमने फाइंड कर लिया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ध्यान से देखो तो मीथेन के एक मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन है, तो सिंपल इसमें 1 से कर दो मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 3.01 इंटू 10⁻23 एटम्स। आपसे पूछता है फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या होता, तो ध्यान से देखो तो मीथेन के एक मॉलिक्यूल में 4 है हाइड्रोजन का एटम, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई बाई 4, तो 4 इंटू 3.01 इंटू 10⁻23, जो भी आपका आंसर आता है वो आता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो आपसे ये सब क्वेश्चन में और ये सब पॉइंट आपके ऐड हो सकते हैं।
देखो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आईसीएसई 2019 में आया था। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट नंबर 1 द नंबर ऑफ मोल्स इन 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, और आपको दिया है कि मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 16। ध्यान से देखना, तो इस क्वेश्चन में हमको क्या मेंशन है, हमको मेंशन है ऑक्सीजन गैस, हमको मेंशन है ऑक्सीजन गैस, ठीक है ना। तो आपको लेना होगा रिलेटिव ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। तो पहले हमने लिखा कि मास कितना दिया है, देखो तो हमको गिवन मास कितना है, हमको गिवन मास है 12 ग्राम। इसके बाद आप फाइंड कर लो क्या, ग्राम मोलिकुलर मास। इसके बाद आप फाइंड कर लो क्या, ग्राम मोलिकुलर मास, पक्का। अब देखो तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में होते हैं कितने, 2 एटम ना, 2 एटम होते हैं किसके, ऑक्सीजन के। मतलब कि ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस इज 32 ग्राम, ठीक है ना। देखो यहाँ क्वेश्चन में मेरे को ऑक्सीजन गैस मेंशन किया था, तो हमने उसका लिया है ग्राम मोलिकुलर मास। आपको अगर ऑक्सीजन एटम मेंशन होता या आपको केवल ऑक्सीजन होता मेंशन या फिर ऑक्सीजन एलिमेंट होता मेंशन, तब हम लेते हैं उसका ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू 16 ग्राम। तो आप लोग ध्यान से देखना कि क्वेश्चन में मेरे को दिया गया है, ओके। तो हमने ये आपको लिख दिया। अब हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स, हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स। तो बोलो क्या होता है, गिवन मास इन ग्राम बाई ग्राम मोलिकुलर मास। देखो क्या हो जाएगा, 12 बाई, नहीं ना, 12 ग्राम बाई 32 ग्राम। इसको आप सॉल्व कर लो तो बोलो कितना आएगा, ये आपका 4 से जाएगा ना, तो 3/8 कितना आएगा, 3/8। अब आप इसको यहाँ से सॉल्व करने के बाद आपका आएगा 0.375 मोल्स, ठीक है। तो मैंने इसे सॉल्व कर लिया। देखो ये कितना आसान क्वेश्चन था। अब देखो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमसे पूछा क्या है कि मास ऑफ 10 टू द पावर 22 एटम्स, मास ऑफ 10 टू द पावर 22 एटम्स ऑफ, नहीं ना, एटम्स ऑफ कार्बन, एटम्स ऑफ कार्बन। अब ध्यान से देखो, हम क्या जानते हैं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स इज कितना, नहीं ना, 12 ग्राम, ये हमको पता है, ओके। मतलब कि मास ऑफ 6 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, ऐसा लिखो कि मास ऑफ 6 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम्स इज इक्वल टू कितना, 12 ग्राम। तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम्स कितना होगा बोलो, मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज कितना, 12 ग्राम बाई 6 इंटू 10 टू द पावर 23। हमसे पूछा कितना क्या है, हमसे पूछा है मास ऑफ 10 टू द पावर 22 एटम्स, मास ऑफ 10 टू द पावर 22 एटम्स। तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 10 टू द पावर 22 से, यही ना। देखो बेसिक रूल एकदम मैथमेटिक्स का। अब जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.2 ग्राम, 0.2 ग्राम। मतलब कि मास ऑफ 10 टू द पावर 22 कार्बन एटम से 0.2 ग्राम। देखो आसान था ना। जल्दी से आप लोग इसको कॉपी करो, फिर मैं होमवर्क के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं। देखो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है ना। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। मैं इसके लिए आपको दे देता हूं हिंट। देखो सबसे पहले आप फाइंड करना कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। सबसे पहले आप लोग फाइंड करना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन 36 ग्राम। उसके बाद आप चेक करना कि 1 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे। तो देखिए कि इन 1 मॉलिक्यूल्स आपका एक था एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें होगा कितना, इसमें होगा 8 होगा ना, इसमें होगा 8 इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें 2 था आपका हाइड्रोजन का एटम, तो एक में होता है कितना, 1 इलेक्ट्रॉन ना, 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में आने वाला है 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले आप फाइंड कर लेना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और उसमें 10 से कर देना मल्टीप्लाई, ठीक है। आप लोग सॉल्व करना, फिर हम लोग मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में, तो हम लोग इस पे और आगे चर्चा करेंगे। चलो तब तक टाटा बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं हम लोग फिर बाद में।